तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्टडी विद सुनील कुमार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सार संग्रह का जो बुक है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर 10+2 का जो वन लाइनर जितने भी प्रश्न हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बिहार दरोगा या बिहार एसएससी सचिवालय सहायक सीजीएल 3 की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी जो परीक्षा का पैटर्न है वो फुल्ली आपका जो है एनसीईआरटी जो है इसमें अपना जो है महत्वपूर्ण स्थान रख रही है। यदि आप एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग जो है एनसीईआरटी को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास का प्रथम चैप्टर का जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट और सार्वजनिक क्षेत्र को घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा गया। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा गया है? तो हेरोडोटस को कहा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी। राजतरंगिणी काफ़ी फेमस बुक है। राजतरंगिणी जो है कल्हण के द्वारा लिखी गई है। इसमें कश्मीर का भी इतिहास देखने को मिलता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो उस सिक्के को जो है पंच मार्क कॉइन यानी आहत सिक्के कहा जाता है। जो पुराने सिक्के जो उत्कीर्ण चिन्ह वाले होते थे उनको पंच मार्केट कॉइन्स यानी आहत सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सिक्के के अध्ययन को जो है मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। काफ़ी बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को जो है भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? तो ये जो है स्टुअर्ट पिगट की जो कृति है, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जितने भी चीनी यात्री हैं वे लोग जो यात्रा किए और यात्रा के दौरान जो वे लोग यात्रा वृत्तांत लिखे, उसमें भारत के लिए इन टू शब्द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको अभिलेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के स्टडी को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास अध्ययन को जो है पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये बी ए स्मिथ के द्वारा प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है तैयार किया गया था। अब हम लोग देखते हैं इतिहास को जो है मुख्य रूप से 3 भागों में जो है डिवाइड किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 भाग है। पहला जो भाग है जिसको हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसके बाद सेकेंड जो पार्ट है उसको आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय है ये मानव की उत्पत्ति से, जब इस पृथ्वी के पर मानव की जब से उत्पत्ति हुई वहाँ से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है आपके पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन जो है एकमात्र सहारा है, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए, उस काल को जो है प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल जो है आपका 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के
काल को जो है आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। जो भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए वे अपठनीय रहे, यानी उसका अभी तक जो है अध्ययन पढ़ा नहीं गया। तो उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरा जो आपका इतिहास का टाइम है, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, ये 600 ईसा पूर्व से आगे तक जो भी काल है उसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और ऐतिहासिक काल में जो है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और उसको पढ़ा भी गया है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जानने के लिए इतिहासकार जो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण को जो है ये लोग स्रोत के रूप में यूज करते हैं। यदि आप एनसीईआरटी का सही ढंग से स्टडी कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप वहाँ जाकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। तो अभी के दौर में आपको एनसीईआरटी का जो है अध्ययन करना ही होगा। पहले लूसेंट का स्टडी करने से जो है काम चल जाता था, लेकिन अभी कंपटीशन जो है बढ़ गया है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी का जो है गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता जो है किसे माना जाता है? तो ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को, यानी महर्षि वेद व्यास को जो है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद का संकलन करता माना जाता है। नेक्स्ट है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये जो है वैवस्वत मनु, यानी मनु को जो है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत का सबसे प्राचीनतम राजा माना जाता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? जो वायु पुराण है उसमें गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य, जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, तो इससे जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है ये आपका कल्पसूत्र से मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट दिया हुआ ने लास्ट में आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत में है यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज हम लोग एनसीईआरटी का जो है फर्स्ट चैप्टर का इतिहास का प्राचीन भारत का अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। कल जो है हम लोग इसके सेकेंड चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये जो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से। आपका मत्स्य वंश जो है सातवाहन वंश से इसका संबंध हो गया। सातवाहन वंश से जो है बार बार परीक्षा जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। विष्णु पुराण जो है आपका, इसका संबंध जो है आपका मौर्य वंश से है। ख्रोष्ट लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ख्रोष्ट लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ख्रोष्ट लिपि जो है आपका दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश की जानकारी जो है आपका नारद स्मृति में मिलता है। सातवाहन वंश की जानकारी जो है आपका मत्स्य पुराण में मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी जो है आपका विष्णु पुराण में मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो मनु स्मृति। जितने भी स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक जो है मनु स्मृति मानी जाती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? आज भी स्त्री को जो है पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है, तो ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रमुख अभिलेख और उनका संबंध किस शासक से है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका संबंध जो है कलिंग नरेश खारवेल से है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमी बलश्री से है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्र गुप्त।
नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश, यशोबर्मन, ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज, देवपारा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख जो का संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। ये जितने भी अभिलेख हैं ये बार बार इसमें से एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है ये अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। शुरू में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। उस समय इसका नाम क्या था? जय संहिता था। कुछ समय बाद क्या होता है, इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो जाती है और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। नेक्स्ट है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन जो है आपका पुरालेख विद्या के अंतर्गत किया जाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को जो है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से फेमस है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है रेहला नाम से फेमस है, रेहला नाम से फेमस है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी और इसके जो बख्तियार खिलजी द्वारा जो है इसका नष्ट किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जितने भी आपके पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध स्तंभ लेख में किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सी यू की में जो है ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत भ्रमण किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक का वर्णन किया। नेक्स्ट है कि अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो किताब उल हिंद की रचना जो है अल बरूनी के द्वारा की गई है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये जो इब्न बतूता था मोरक्को का यात्री था, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उन्हीं के दरबार में आया था और उसकी विद्वता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्क पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश। पतंजलि के जो महाभाष्य है उससे आपका शुंग वंश की जानकारी चलता है। यहाँ पर कुछ आपके चीनी लेखक हैं जिससे बार बार परीक्षा में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीनी यात्री जो हैं किसके शासनकाल में आए थे, कब आए थे? तो सबसे पहला जो नाम आता है आपका फाहियान। ये इनका आने का समय जो था 399 से 414 ईस्वी। ये इनकी रचना जो है भारत दशा का विवरण, और ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय जो है भारत की यात्रा की और इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम से जो है कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल का देव निर्मित बताया था। नेक्स्ट जो आपका लेखक है उनका नाम ह्वेनसांग है। ये 629 से 645 ईस्वी के बीच भारत का भ्रमण किए और इनकी प्रमुख रचना है सी यू की, और ये पाश्चात्य संसार का लेख है। और ये जो ह्वेनसांग है ये ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय जो है भारत आया था और इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी, यानी हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि देने वाला कौन था? ह्वेनसांग था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति का पंडित किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ये आपका ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है इति सिंह। तो इति सिंह जो ये भी चीन का रहने वाला था और चीन से भारत में भ्रमण करने आया था। 673 ईस्वी से 675 ईस्वी तक भारत में यात्रा किया था और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इन्होंने लिखी थी और चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का जो है चर्चा किए। कल हम लोग जो है पाषाण काल के बारे में है जो है हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यदि आप इस क्लास को रेगुलर यदि देखते हैं और इसको यदि आप नोट करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी जो है लाभदायक सिद्ध होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसका फ्री टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है इसका ऑब्जेक्टिव बेस में जो है आपका फ्री टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।